हाँ देखिए, एक कौवा उड़ रहा है और उसके साथ आप देख रहे हैं इंद्रधनुष, द रेनबो। कितना शानदार है। मैं चाहता हूं कि बारिश हो रही है और बारिश के जस्ट बाद जब ये सूरज की रोशनी आती है तो आकाश में कुछ ऐसा दिखता है। देखो, दो रेनबो दिखते हैं। रेनबो जब भी दिखता है ना, दो दिखता है। क्या बढ़िया फोटो देख, एक साथ दो रेनबो दिखते हैं। एक ब्राइट दिखता है, दूसरा डार्क दिखता है। तो आज का टारगेट बस ये रेनबो का फोटो देखने का और जाने का। तो आज से अगले 1 घंटे तक सिर्फ हम रेनबो का फोटो देखेंगे और देखते ही रहेंगे और इसके बारे में एस्से लिखेंगे। और दूसरा फोटो, अब पता नहीं तुम लोगों ने ऐसी सीडी देखी नहीं देखी, पहले डीवीडी आती थी, इस तरह के सीडी प्लेयर्स होते थे, उसमें इसको लगाओ और फिर हम देखते थे मूवी। तो इसमें देखो कितना कलरफुल पैटर्न इसका दिखता है जब आप इसको हाथ में छुए होगे तो। मोजर बियर्ड एक कंपनी होती थी, इसके आते थे, मुझे याद है। और बगल में ये हरकत छोटे छोटे बच्चे करते रहते हैं। आप जब भी सोप बबल होता है उसको ऐसे फूकोगे तो उसके भी, जब वो भी हवा में जाए तो वो भी कलरफुल दिखता है। ये सारे फिनोमेना डिस्पर्सन के अंदर आता है। और एक कार्यक्रम जो ये होता है, जब भी व्हाइट लाइट की एंट्री होती है प्रिज्म से, तो वो 7 उसके जो कलर्स होते हैं उसमें वो टूटते हैं। विबग्योर पैटर्न सबसे नीचे वॉलेट होता है, सबसे ज्यादा डिस्पर्स होके सबसे नीचे वॉलेट आया और सबसे कम डिस्पर्स हुआ है रेड, तभी तो रेड ऊपर का ऊपर रह गया और सबसे नीचे इसका वॉलेट कलर। तो हमारे सिलेबस में इसी की चर्चा करनी है। तो प्रिज्म के बारे में बात हो गई, आज प्रिज्म की बात चल भी रही है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चन सारे मुझे ही कराने हैं, आपने किए होंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले मैं आज का टारगेट कवर करूंगा और हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक और क्लास में लगाऊं। तो आज का मेरा टारगेट है छोटी छोटी बातें आपसे करने की, मतलब कुल मिला के प्रिज्म पढ़ना है आज। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, हो सकता है आज ही या कल क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास लगे प्रिज्म के ऊपर। तो भैया कुल मिला के बात यह है कि मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तुम लोग तो नहीं देखे होगे, बचपन में मेरा फेवरेट सीरियल था शक्तिमान। कुछ लोग, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन जब मैंने अपनी बहन को शक्तिमान दिखाया तो उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उसने कहा वो जीवन भर डोरेमोन डोरेमोन देखती थी, जब मैंने उसको शक्तिमान दिखाया तो वो हंसने लगी, कहती है कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये। अब आजकल तो क्या टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, अभी उस समय नहीं थी उतनी टेक्नोलॉजी, तो बेचारे के पास जितना भी वीएफएक्स था उसका यूज़ करके दिखाते थे। तो तुम्हारे लिए हो सकता है वो फालतू हो। चलो, अब शक्तिमान को याद करके अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट 1, अरे लिख दे भाई, अरे लिख दे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, छोटा सा पढ़ेंगे, ऐसे ही अपने आप में 2 लेक्चर है, लेकिन अभी हम इसका बेसिक आइडिया लेंगे। इसका नाम तुम पहचानते होगे, इसका नाम है, मैं बोलूंगा नहीं लिखता हूं, अगर तुम पहचानते होंगे तो यस का वाई टाइप करना। पहचानते हो क्या? पहचानते हो क्या? हम्म, पहचानते हैं, बिल्कुल। तो इसके, अब आप जानते हैं, जब आप इसको पहचानते हैं तो आप जानते होंगे कि 2 दिन तो ये चलेगा, लेकिन आज हम इसको बस हेलो करने वाले हैं, क्योंकि आज इसकी जरूरत पड़ने वाली है इस प्रिज्म सीखने के लिए। तो हम बस इसको हेलो कर रहे हैं, बाकी इसमें से कोई अभी विशेष बात नहीं आई। फोटो, फोटो का सारा खेल फोटो का, फोटो का सारा खेल। बढ़िया समझो भैया, प्रिज्म जो होता है एकदम से फेवरेट टॉपिक है जेई के लिए, प्रिज्म सम्मानजनक तरीके से। अब आप देखिए क्या है मामला। सपोज करें मेरे पास
नीचे डेंसर मीडियम है और ऊपर जो है रेडर मीडियम है, ऐसा मैंने कहा। नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेडर है। मतलब मैं क्लियर कर दूं, हम इधर जो बात कर रहे हैं ये है यहाँ पे डेंसर, डेंसर जिसका म्यू ज़्यादा है, और ऊपर का जो मीडियम है ये है इसका रेडर जिसका म्यू कम है। बढ़िया बात है, चलो भैया अच्छा है। नॉर्मल को हमने फिक्स कर लिया है कि ग्रीन पेन से नॉर्मल बनाएंगे। अच्छा है, हमने ग्रीन पेन से नॉर्मल बना दिया, बहुत बढ़िया। फोटो फोटो अब तुम साथ साथ बना सको तो बना लेना, नहीं बना सको तो चुपचाप देखना, ये कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा और आपको उस बाद में भी इसको बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आराम से इसको देखें मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देख मैं डेंसर से रेडर जाऊंगा, जीवन का ज्ञान, डेंसर से रेडर जाओगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये तो तुम जानते हो कि अगर मैं लाइट को डेंसर टू रेडर लेके जाऊं तो वो रे जो जाती है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तो छोटी सी बात है जिसको हमको पता होना चाहिए, ये मैं जानता भी हूँ, सब जानते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आओ यूज करें भाई। ये मैंने लाइट को यहाँ से यहाँ भेजा, ठीक है भाई, अच्छी बात है, भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे नॉर्मल रो कर दिया, हो जा भाई नॉर्मल रो, नहीं होगा भाई, एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ, नॉर्मल रो हो जा, हो गया। अब ये नॉर्मल मैं वहां लेके जा रहा हूँ, देखना मजे से, ठीक है। हम डेंसर से रेडर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ये थोड़ा ऐसे जाएगा, देखना जाता ऐसे जाता ना, देख 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 देख, जाता तो सीधा, जाता तो सीधा, लेकिन ये नॉर्मल से दूर भाग गया। ये मजा है, ये मजा है इसका, इसलिए ऑनलाइन रखा है कि करके दिखाया जा सके। अब देख ये ऐसे जाएगा, बढ़िया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम मैं रे नंबर 1 लिख रहा हूं, बढ़िया समझिए। अच्छा ठीक है, अब जहां ये एंट्री हुई है इसको तुम जानते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और बाहर से ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमने बाहर बनाया, बढ़िया। अब क्या करते हैं, दूसरे लाइट को लेके जाते हैं, थोड़ा एंगल ज्यादा करेंगे, अब थोड़ा सा और टेढ़ा मेढ़ा करके एक लाइट को लेके जाते हैं, वापस नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल को फिर से इस जगह पे खींचते हैं, ये नॉर्मल हमने खींचा। अभी अभी बात समझिएगा, जब ये लाइट की एंट्री यहां से हुई है, लाइट का मंथ होता सीधा जाने का, लेकिन रेडर टू डेंसर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बढ़ा दिया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा, मान लो यहां, बात को समझिए। ये जो इसका गया है आई, मान लो अब इसका नाम डाल देते हैं, आई थोड़ा ज्यादा है, इसको I2 बोल देते हैं, I2 बोल देते हैं, और ऊपर पहले वाले का नाम I1 बोल देते हैं, चलो अच्छा लगेगा। तो अब इसका नाम I2 बोल दिया, तो इसका नाम R2 बोल दिया। अब सुनते जाओ, और कहानी क्या है, कहानी ये है दोस्तों कि जो मेरा I1 है वो कम है किससे, I2 से, मतलब मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहा हूं, मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। अगली कहानी क्या समझ सकते हैं भाई, अगली कहानी समझ सकते हैं ना, देख अब तीसरे कलर की बात करता हूं, तीसरे कलर की बात करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। तीसरा कलर, अब बुद्धि लगाओ, लाल कलर, अब देना ध्यान से। लाइट झुक रही है, अब झुकते झुकते मैंने थोड़ा और एंगल बढ़ा दिया, थोड़ा और एंगल बढ़ा दिया। अच्छा, जब ये लाइट झुक रही है, जब ये लाइट झुक रही है एकदम से सरफेस की तरफ, ये तो तुमने इसका नॉर्मल बनाया, नॉर्मल से कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल बना दिया, बढ़िया सर, कोई समस्या नहीं है। अब सोचो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि लाइट इस सरफेस के पैरेलल हो जाए, सोचो, हो सकती है पॉसिबिलिटी कि लाइट इस सरफेस के पैरेलल हो जाए, लाइट इस सरफेस के पैरेलल हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 1 नंबर में देखो, 1 नंबर थोड़ा सा झुका सरफेस की तरफ, 2 थोड़ा और झुका, 3 तो गजब था, 3 नंबर वाले की बात तो बहुत खास है,
3 तो सरफेस के पैरेलल ही हो गया। ये है रे नंबर 3 जो कि सरफेस के पैरेलल हो गया है। चलो वो मान लिया। रे नंबर 3 सरफेस के पैरेलल हो गया है, मान लिया। अब वहां पे 3 हौच-पौच हो जाएगा, इसीलिए 3 को, रे नंबर 3 को यहां लिख रहा हूं। अब जरा समझना भैया ध्यान से, यहां पे एक अच्छी बात हो गई। यहां पे ये हुआ कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ है, आर का मतलब मैं रिफ्रैक्शन का एंगल कह रहा हूं। तो भाई साहब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हुआ, मजे से देखो 90 डिग्री हो गया है। जैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है ना, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसका नाम I3 है, इसका एक स्पेशल नाम रख दिया जाता है थीटा सी। इस थीटा सी है क्या, ये थीटा सी पहले पहचानो। सर ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन चूंकि इसने बहुत अच्छा और नया काम कर दिया, इसने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री बना दिया, इसीलिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसका नाम कह दिया हमने क्रिटिकल एंगल। अच्छा, तो अब देखना मजे से, I1 से बढ़ता हुआ I2 आया, I2 से बढ़ता हुआ कौन आया, I3। अब अगर मैं थोड़ा और ज्यादा एंगल ले आऊं, क्योंकि I3 क्या हो चुका है, I3 तो क्रिटिकल एंगल हो चुका है। अगर मैं I3 से ज्यादा कोई और एंगल ले आऊं और ये झुका जा रहा है सरफेस की तरफ, इसका मतलब एक समय आएगा जब ये इसका एंगल थोड़ा और झुकता हुआ, और देखना क्या मैं सही हूं क्या। अब अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बढ़ाया और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अब तो भैया एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये लाइट तो अंदर वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। सोचो, अब वापस लाइट इसी मीडियम में आ जाएगी, वापस लाइट जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में आ जाएगी। तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम क्या है भाई, इसका नाम I4 है। ये रहा तुम्हारा I4, ये और ज्यादा है। और ये I4 किससे ज्यादा है, ये I4 तो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, क्योंकि मेरा क्रिटिकल एंगल कौन था, वो था I3। किसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए। अच्छा, अब जरा ध्यान लगाना, अगर तुमने बुद्धि लगाई और यहां से यहां बनने वाले एंगल का नाम अगर तुमने रख दिया है थीटा, या थीटा नहीं, हटाओ थीटा अच्छा नहीं लगा, मैं इसका नाम रख देता हूं अल्फा, तो दिमाग लगाओ ये भी तो अल्फा होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो केस हुआ है ना, ये केस रिफ्लेक्शन का केस है। समझ जाओ, इससे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन ये जो केस बना है किसका, रे नंबर 4 का, ये रे नंबर 4 का जो केस बना है ये हुआ है रिफ्लेक्शन। जितनी एनर्जी गई थी सारी की सारी एनर्जी उसी मीडियम में आ गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पूरी एनर्जी वापस आ गई है, इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये तो इसका फोटो है, ठीक है, फोटो में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, आपके लिए छोड़ रहा हूं, बढ़िया से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपना रे नंबर 3 पे लेके जा रहा हूं। पहले तुम खुद से रे नंबर 3 को देख लो, लाल कलर से बना रखा है। सारा ध्यान रे नंबर 3 पे लगाओ, आओ समझते हैं भाई। रे नंबर 3 पे चर्चा करते हैं, लाल कलर से बनाया था, फिर लाल कलर से बनाते हैं। भाई लाइट गई, जाने दो भाई, नॉर्मल बना दो, ये बना दिया नॉर्मल।
थोड़ा इसको बढ़िया बना देते हैं, ये नॉर्मल बना दिया। अब लाइट गई है, अच्छा, और जाने के बाद क्या किया इसने, ये चूंकि क्रिटिकल एंगल पे लेके गए हो, ये था तुम्हारा थीटा सी, और लाइट वापस पैरेलल टू द सरफेस चली गई। इससे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा था, ये जो रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, रिफ्रैक्शन, यहां से जो एंगल आर बन रहा था वो बन गया 90 डिग्री। ये था थीटा सी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था। फोटो बिल्कुल सामने है और क्रिस्टल क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं। माना बुद्धि लगाइए, इस फोटो को सेफ रखते हैं, एक बार और इसका यूज करेंगे, एक बार और यूज करेंगे। पहले तो छोटी सी बात कर लेते हैं बच्चों वाली। माना ऊपर में एयर है और नीचे में कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अगर ऐसी कहानी है और मैं स्नेल्स लॉ लगाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा अंदर से बाहर चलना, अंदर में, अंदर का म्यू है, अंदर का एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले स्नेल्स लॉ यही तो लगाते हो, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, यही तो लगाते हो। तो म्यू, देखना, साइन थीटा सी बराबर बाहर का म्यू, एयर है, इंटू बाहर का एंगल साइन 90, बस हो गया। अब यहां से तुम कह सकते हो भैया कि जो म्यू और ये जो साइन थीटा सी हुआ है वो है 1, यानी कि कोई पूछे साइन थीटा सी तो हम उसको कह सकते हैं 1/म्यू। ये एक छोटी सी बात है जो हमको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा सी बराबर 1/म्यू। कंडीशन क्या है कि बाहर एयर था, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन थीटा सी 1/म्यू बोलने से काम चल गया। लेकिन भाई साहब हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बाहर में तुम्हारा एयर रहे। अब हो सकता है अलग अलग मीडियम हो, तो क्या करें, तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकलेगा, तो ऐसा करते हैं, अंदर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ μ2 मान लेते हैं और बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लेते हैं। और एक बात तो श्योर है कि अंदर का म्यू इसको ज्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ये केस आएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, हमने इसीलिए तो किया था। और अब लगाओ स्नेल्स लॉ, तो कहोगे अंदर से सोचना, अंदर का म्यू और अंदर का एंगल, बाहर का म्यू और बाहर का एंगल साइन 90, क्या बन गया μ2 और साथ में साइन थीटा सी बराबर μ1। यहां से कोई सॉल्व करे तो बताओ, वो कहेगा कि साइन थीटा सी आ रहा है μ1/μ2। तो तुम सोच के देखो, असली तो यही है, असली तो यही है, क्रिटिकल एंगल का असली फॉर्मूला साइन थीटा सी इक्वल्स टू μ1/μ2। चलो एक और खेल खेलते हैं, μ2 का नाम μd रख देते हैं, d मतलब डेंसर, और μ1 का नाम μr रख देते हैं, r मतलब रेयरर। अब सोच के बताओ, अब सोच के बताओ, इतना रखने के बाद अगर मैं फिर से यहां पर साइन थीटा सी लिखना चाहूं, साइन थीटा सी लिखना चाहूं, तो μ1/μ2 यानी कि म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। तो भैया असली फॉर्मूला तो क्रिटिकल एंगल का यही है कि म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट हम तब पढ़ते हैं जब लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना होगा। जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दूंगा तो लाइट बाहर निकल ही नहीं पाएगी। ये सेंटेंस सुनना, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया तो लाइट बाहर निकल ही नहीं पाएगी, लाइट अंदर ही रह जाएगी, लाइट अंदर ही रह जाएगी, जो केस हुआ था इस बेचारे रे नंबर 4 के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल से हमने बढ़ा दिया, लाइट बाहर निकल ही नहीं पाई, सारी की सारी लाइट अंदर ही आ गई।
100% रिफ्लेक्शन हो गया था, और इसी 100% रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना को TIR कहते हैं। यही होता है TIR। इस TIR में रिफ्लेक्शन जो होता है वो 100% होता है, लाइट बाहर जा ही नहीं पाती। बाकी सब में बाहर जा रही है, बाकी सब में बाहर जा रही है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया तो वाई टाइप करिए, आगे बढ़ेंगे। जाने को लेके जाने दो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए, ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको समझाया, बढ़िया है। छोटी छोटी बातों में पहली बात तो ये थी भाई। अब आप थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ो, आराम से समझो क्या होने वाला है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सिखाना चाहता हूं। अब सीखो छोटी बात में, छोटी बात में अब सीखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसमें मैं क्या सिखाना चाहूंगा, समझना ध्यान से। अगर ये बुद्धि चल जाती है तो तुमको मजा आएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। एक एक करके बात को समझिए। प्रिज्म के बारे में चर्चा होनी है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपका पुराना वाला भी चलेगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए माना 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 ऐसा कुछ होने वाला है, इस तरह से कुछ कहानी, इस तरह से कुछ कहानी। एक मिनट रुकिए, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जब पढ़ते हैं ना और समझ में आता है तो मजा आता है, जब समझ में नहीं आता लगता है ये भगवान कहाँ फंस गया, कितना अच्छा आर्ट्स लेके पढ़ लेते, क्या जीवन। आइए समझते हैं। ये मैंने एक शेप बनाया। मान लो तुमने लाइट की एंट्री, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, लाइट की एंट्री आपने ऐसी कराई। कैसे कराई? ये ऐसे कराई। डायरेक्शन, डायरेक्शन एकदम से ध्यान से, डायरेक्शन मैंने लाइट को ऐसे दिया है, ये दिया है, इसकी एंट्री कराई। अब बुद्धि से बताओ, ये मैंने जो एंगल बनाया है इसका नाम रख रहा हूं थीटा सी। थीटा सी, लाइट जाएगी पैरेलल टू द सरफेस, एग्री करते हो? ए टाइप करो। लाइट जाएगी पैरेलल टू द सरफेस, एग्री करते हो? ए टाइप करो, ए। अब सुनना, लेकिन ऐसा हम तब बोलेंगे जब नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा डेंसर, तभी बोलेंगे नीचे रहेगा डेंसर। अब बार बार डेंसर नहीं लिखूंगा, अब बार बार डेंसर लिखो मैं बड़ा डी लिख दूंगा, और ऊपर क्या रहेगा? रेडर। बोलने की आवश्यकता नहीं, ऊपर में रेडर है कैपिटल आर। ओके, बढ़िया बढ़िया। अब सोचना, लाइट आएगी, लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मुझे याद है, और ये एंगल भी मुझे समझ में आता है। ये एंगल बन गया 90 डिग्री, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समझो, और समझो, अगर यही काम, सोचना सोचना सोचना, यही काम कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा इसमें, देख सीधा सीधा कॉपी कर रहा हूं इसको, ये मैंने इसको देख कॉपी किया, मतलब सेम काम होना है, सेम काम होना है, दिमाग लगाओ। और अब क्या करो, लाइट का बस रास्ता बदल दो। सोचो, लाइट का रास्ता बदल दो। क्या रास्ता बदल दो, समझे? लाइट को आने दो ऐसे, जब लाइट को ऐसे आने दोगे ना तो लाइट ऐसे ही लौट जाएगी, समझो। यानी कि जब तुमने लाइट को 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराया, जब तुमने लाइट को 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराया, तो लाइट जो वापस गई है वो क्रिटिकल एंगल पे गई है। ये कॉन्सेप्ट में सिखाना चाहता हूं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कि भाई लाइट आएगी क्रिटिकल पे तो जाएगी 90 पे, लाइट आएगी 90 पे तो जाएगी क्रिटिकल पे। यह है कॉन्सेप्ट। लिखना चाहो लिख सकते हो। लाइट आएगी क्रिटिकल पे तो जाएगी 90 पे, और लाइट आएगी क्रिटिकल पे तो जाएगी 90 पे। और दूसरा लिख लो,
लाइट आएगी 90 पे तो जाएगी क्रिटिकल पे, शॉर्ट में लिख लो। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब अगली बात, अब मैं सिखाना चाहता हूं छोटी बात में, छोटी बात में, छोटी बात में कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये क्या है मामला? कॉन्सेप्ट नंबर 3, बुद्धि लगाइए, आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने बनाया प्रिज्म, ये मैंने बनाया प्रिज्म, ठीक है भाई, बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रिज्म बनाया, और ध्यान से समझना, ये प्रिज्म मैंने बनाया है, और यहाँ पे ये जो डाला है इसका नाम तुम जानते हो, इसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, ग्रीन कलर से बना रहे हैं इसको, बार बार लाइट की एंट्री करा रहे हैं। मान लो लाइट की ये एंट्री कराई, लाइट की एंट्री कराई ऐसे, लाइट की एंट्री कराई ऐसे, ओ तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस प्राणी को आप पहचानते हैं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, कोई दिक्कत इसका नहीं है। तो इसको तुम कहते हो इंसिडेंट रे, जिसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लड़ाई किस बात की है, लड़ाई है, हम चर्चा करना चाहते हैं यहाँ कि हम कैसे वेरिएशन कराएं। हम यहाँ पे करना चाहते हैं वेरिएशन ऑफ एंगल आई। हम यहाँ आई को वेरी कराएंगे, और इस आई को वेरी करा के इसी बात पे चर्चा चालू रखेंगे। आई को वेरी कराएंगे, आई को वेरी कराएंगे। दिमाग अब तुमको खोल के रखना पड़ेगा। तुम यहाँ आई को वेरी करा सकते हो, आई को वेरी कराना है। अच्छा, क्या उपाय है? आई कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है? मैं फोटो बनाता हूं, जो एग्री करे वो बताए कि भाई एक कंडीशन तो आई को वेरी ही कराना है, तो आप ऐसे कर लो, एक प्रिज्म यहाँ बना लो, आई वेरी कराओगे, ठीक है, और उसमें चलो इसको तो आप ऐसा करो, कॉपी कर लो, ठीक है सर, कर लिया। अब बात समझो, आई वेरी कराना है, ठीक है, मान लिया। एक बार तो मैं क्या करूं, सीधा 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 लाइट को परपेंडिकुलर डाल दो, इस पे हटा, टेंशन ही खत्म कर। लाइट की एंट्री कैसे करा दी? बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस सरफेस से लाइट को परपेंडिकुलर एंट्री करा दी। ये बात समझिए, लाइट को मैंने परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म इंटर कराया है, बात समझना। लाइट को क्या किया मैंने? परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ प्रिज्म इंटर कराया है, सरफेस ऑफ प्रिज्म इंटर कराया है। कैसा कराया है? इंसिडेंट, इंसिडेंट। और एक दिमाग मेरा कहता है यार, नॉर्मल जो अपन मापते हैं ना, नॉर्मल जो अपन मापते हैं, वो नॉर्मल कैसे मेजर करते हैं? तो भाई नॉर्मल तो मेजर किया जाता है कि इसी 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 सरफेस से, और लाइट भी इसी पे इंटर करा दी। मतलब सच्चाई तो ये है कि जब आप अब नॉर्मल के साथ एंगल लिखोगे तो वो एंगल होगा एंगल 0। सोचो, तो यहां पे आई की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई मूर्ख है, अगर वो कहता है आई बराबर 90 डिग्री, आई बराबर 90 डिग्री, तो तुम उसको कहोगे क्या तू पागल है, क्या तू पागल है? अरे पागल ऐसे नहीं लिखा था, पा के साथ ग के साथ ल, पागल। तो ये तो पागलपन है। क्यों है पागलपन? समझिए, क्योंकि भाई थीटा, थीटा हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है, थीटा हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है। और जब तुमने ही नॉर्मल डाल दिया तो काहे का नॉर्मल के साथ एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। तो तुम बोलोगे क्या मतलब है इस बात का, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूं भाई तू स्नेल्स लॉ लगा के तो देख, कुछ तो मिलेगा। तू यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के देख, कुछ तो मिलेगा। तो क्या लगाओगे? बाहर से लाइट आ रही है, बाहर में एयर है, ये देख, बाहर में एयर, अंदर में कोई ग्लास है, माना म्यू, तो बाहर का म्यू 1, बाहर का एंगल, अरे भैया साइन 0, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, अंदर का एंगल, अरे मुझे नहीं पता था, मैंने मान लिया साइन R1, R1 ही तो बोलते थे पहले, देखते हैं क्या होगा R1। तो चूंकि यही टर्म 0 हो गया, यही टर्म 0 हो गया, तो सिंपल सी बात है, यहां से R1 को भी 0 होना पड़ेगा,
ओ R1 को भी 0 होना पड़ेगा। एक तो भैया I0 था, I0 का मतलब क्या है, इंसिडेंट लाइट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्रिज्म, मतलब R1 भी 0 हो गया। इसका मतलब जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो भी परपेंडिकुलर टू प्रिज्म लिख देता हूं, तुम समझ जाओगे। परपेंडिकुलर टू प्रिज्म। सारी चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस के लिए हो रही है दोस्तों। सारी चर्चा इस सरफेस के लिए हो रही है, इस सरफेस के लिए हो रही है। एंट्री ऐसे गई, ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल लेते हैं नॉर्मल के साथ, यानी कि यहां से एंट्री हो गई होगी ऐसे। ये बात है, ये बात समझ में आ जाती है। क्या समझ में आई है कि भाई आई को मैं 0 रखूंगा तो R1 हमारा 0 होगा, आई को 0 रखूंगा R1 हमारा 0 होगा। ओके, तो भैया बात साइन की होती है, साइन वाला एंगल चलता है, और आई को हमने 0 रखा, आई को हमने 0 रखा, और हम आई के रेंज की चर्चा करना चाहते हैं, हम वेरिएशन ऑफ आई की बात करना चाहते हैं। तो वेरिएशन ऑफ आई में, अब देखना क्या मैं यहाँ पे सही सोच रहा हूँ क्या। वेरिएशन ऑफ आई में मैंने सबसे पहले क्या किया, आई को रखा 0 डिग्री, आई को 0 डिग्री, तो मतलब आई को मैं सबसे कम 0 डिग्री रख सकता हूँ, आई को मैं सबसे कम 0 डिग्री रख सकता हूँ। तो फिर भाई मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, कोई अगर बताए तो मजा आ जाएगा। साइन की बात चल रही है, सबसे कम अगर 0 है तो साइन के साथ सबसे ज्यादा आई कितना रखूंगा बताओ, सबसे ज्यादा आई कितना रखूंगा बताओ, सबसे ज्यादा आई कितना रखूंगा बताओ। बिल्कुल 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 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब अब जुगाड़ लगाना है जिसमें आई को मुझे 90 डिग्री रखना है, तभी आई का वेरिएशन पूरा समझ जाएंगे। इसीलिए फोटो बचा के रखा है, आई को 90 डिग्री। सब लोग पहले कॉपी में फोटो बनाओ तो भैया, कि आई को 90 डिग्री बनाएंगे तो फोटो कैसा दिखेगा, मजा आ जाएगा तुमको। आई को 90 डिग्री बनाओ और फोटो बनाओ कैसा दिखेगा। लग जाने दो, एक और क्लास एक्स्ट्रा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में सीख के जाओ। एक क्लास बचाने के चक्कर में वहां जाएं और सवाल देख के चित हो जाएं, फिर बोले अरे केटीएम सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। लग जाने दो क्लास, सीखो पूरा डिटेल। फोटो बनाओ कॉपी पे, फोटो बनाओ कॉपी पे, कैसा दिखेगा। आई डाल रहे हो 90 पे, आई डाल रहे हो 90 पे, सुनना अब देखना मैच करना मेरे से भाई। अपना टारगेट एंगल आई बराबर 90 डिग्री। ये तभी हो सकता है, ये नॉर्मल के साथ एंगल है, इसका मतलब नॉर्मल से 90 डिग्री, इसका मतलब पैरेलल टू सरफेस, प्रिज्म के सरफेस से पैरेलल लेके जाना होगा। ठीक है, पैरेलल टू सरफेस ऑफ प्रिज्म। इसका क्या मतलब है बाबा, इसका मतलब ये है कि आपको लाइट को पैरेलल टू द सरफेस ऑफ प्रिज्म ऐसे कहीं इंसिडेंट कराना होगा, ऐसे कहीं इंसिडेंट कराना होगा। कलर डार्क कर देता हूं, लाइट को आपको ऐसे कहीं इंसिडेंट कराना होगा, ऐसे। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा हो गया ना, नॉर्मल तो भैया तेरा ये था, नॉर्मल ये था, अब तूने पैरेलल टू द सरफेस डाला, इसका मतलब तुमने क्या किया, तुमने नॉर्मल से ये बना दिया एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये क्या 90 हुआ है भैया, ये एंगल आई बराबर 90 हो गया। और बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, जो बोल रहा हूं सुनो। जीवन में जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जीवन में जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होता है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, समझना। अब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तुम नहीं समझे, ये बात समझो। क्रिटिकल एंगल क्या था,
क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल था? थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, आप बात समझ जाओगे अब बोलूंगा तो। जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 था, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस था क्रिटिकल एंगल। फोटो में लेके चलता हूं, फोटो में ये देख, ये थीटा सी क्या था? ये थीटा सी था एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल था तो ये 90 डिग्री कौन था? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन इसका उल्टा भी तो था, कि भाई जब तुम आ ही गए 90 डिग्री पे, जब तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 पे कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस कंडीशन में क्रिटिकल एंगल बन जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस केस में क्रिटिकल एंगल बन जाता है। 90 पे आऊंगा, क्रिटिकल एंगल पे जाऊंगा, 90 पे आऊंगा, 90 पे आ गए, क्रिटिकल एंगल पे जाओगे। ये तुम जो अंदर गए, ये तुम अपने आप में क्रिटिकल एंगल पे चले गए। हाँ, ये जो तुम्हारा थीटा सी है, सही मायने में ये R1 ही तो है, रिफ्रैक्शन का एंगल है, ये अंदर का म्यू। अब तुम बात समझ पा रहे हो क्या? ये बात समझ में आई क्या? 90 पे आओगे, क्रिटिकल एंगल पे जाओगे। ये बात समझ में आई क्या? ये बात, यस सर, ये बात अच्छे से समझिए। गुड 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 गुड। अब देखना मजे से। अब अगला कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये तो आपको याद होगा, ये जो बताने वाला हूं ना, ये कॉन्सेप्ट में सी तो लगा। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? 3 हो गया था, ये चौथा है। कॉन्सेप्ट नंबर 4। अच्छा, आओ ये देखें क्या है। ये देखिए, ये प्राणी 500 बार बन गया और बना ही जा रहा है प्रिज्म। अच्छा, एक फोटो जिसकी फुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या? लाइट को आन दो, ज़्यादा ऊपर आ गया, थोड़ा नज़दीक ले आओ, ऐसे ले आओ। उसके बाद थोड़ा अंदर जान दो, उसके बाद थोड़ा इसको बाहर निकाल दो। ये फोटो तो एकदम से टिप पे होना चाहिए, जाने का, निकल जाने का। और नॉर्मल भैया एक बार इसके घर, और नॉर्मल एक बार इसके घर, 2 बार इसका नॉर्मल बनेगा। अब एंगल में तुम जीनियस हो, नाम रख दो धड़ाधड़। ये R1, ये R2। देख भाई, मेरा काम तो बड़ा आसान होता, एक बार मैं फोटो बनाता और कॉपी पेस्ट करते चल जाता। लेकिन उससे मैंने महसूस किया है कि वो लगता है कि बस देख रहे हैं। फोटो इतना इंपॉर्टेंट है ना प्रिज्म वाले सेक्शन में, कि आप जितनी बार फोटो बनाते हो ना, दिमाग खुलता है। एंगल A, और ये कहानी ऐसी गई। और बताओ, एक कॉन्सेप्ट जो हर कोई जानता है वो क्या है? A बराबर R1 प्लस R2। ये मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार रिकैप कराया है, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, ध्यान से सुनना। A बराबर R1 प्लस R2। स्लाइड चाहिए होगा, धर ले भाई। A बराबर R1 प्लस R2, आराम से सुनने का। अब देख, कोई अगर प्रिज्म बना के देगा, तो प्रिज्म बनाने के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो तो कांस्टेंट ही देगा भाई, उसमें तो कोई छेड़छाड़ है ही नहीं। एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट देगा। अब बुद्धि लगाओ, मान लो कोई कांस्टेंट नंबर है 5, और ये आया है 3 और 2 जोड़ के, जैसे ये एक इसको जोड़ के आया था R1 प्लस R2। सोच, अगर तुमने R1 को सबसे कम रखा, कितना रख सकते हो? 0। तो R2 को बढ़ के अपने आप 5 होना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन है? 5। सोच, इसका मतलब भाई छोटी सी बात ये है, अगर तुमने R1 को मिनिमम कर दिया, R1 को जैसे ही मिनिमम कर दिया, अपने आप R2 मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला जो टर्म है ये तो 5 है, और क्या है आज, ये कौन है? कांस्टेंट है, और वो A के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल
5 कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है 5 जो 3 + 2 के जोड़ने से आया है। हाँ अलग बात है पहली बार है मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, लिख देता हूँ। देख ये जो भैया ये है 3 और 2 के जोड़ने से 5 आया था। अब बुद्धि लगाओ, अब इसमें से सोच लो, ये 5 को तो अपन छेड़ ही नहीं सकते। अब मैं इसको इस R1 को जितना ज्यादा करूंगा इस R2 को उतना ही कम होना पड़ेगा, या उल्टा बोल लो R1 को जितना कम करूंगा इस R2 को उतना ही ज्यादा होना पड़ेगा। इस बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी चीज को मैं तुमको अब थोड़ा सा इस प्रिज्म वाले केस में लिख के समझाऊंगा कि भाई आखिर क्या कहना चाह रहा हूं। देख क्योंकि लड़ाई इस बात की है कि जो A होना है वो R1 + R2 होना है, यही यहां से बाउंसर होता है। अब तुम सोचना, अभी तो 5 और 3 जोड़ना तो तुमको समझ में आ गया, इसको देखो कि क्या कहना चाहता हूं। बात क्या है कि भाई इनका जो सम आएगा, इनका जो सम आएगा वो इस A के बराबर आएगा और इस A में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, फिक्स होगा। अब आ जाओ पहली कंडीशन देखो, मैंने R1 को सबसे कम रखा, इसका सीधा मतलब ये है कि R2 सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसमें मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अगर मैंने R1 को सबसे ज्यादा रखा तो उस कंडीशन में जो मेरा R2 है वो सबसे कम होगा। ठीक है भाई, दो बातें दिक्कत नहीं है, फिर आऊंगा इसके ऊपर, फिर आऊंगा इसके ऊपर, ये बचा के रखना काम आएगा। चलो अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5। तुम सोचो ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ाना है जिसमें इतनी सारी चीजें यूज आनी है, इसलिए बुद्धि लगा के रखना है। आइए भाई, ये एक मैं सरफेस बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सरफेस बनाने जा रहा हूं, ये एक सरफेस है, ये बढ़िया आपने नॉर्मल खींच दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइट जाने दीजिए, इस तरीके से लाइट गई है, ओके। अब मान लीजिए लाइट गई और लौट आई। अब तुम्हारे मन में बात क्लिक होनी चाहिए, लाइट जाएगी जिस मीडियम से, लौट भी आएगी उसी मीडियम में, इसका मतलब नीचे वाले मीडियम का डेंसर होना बहुत जरूरी है और ऊपर वाला जो होगा वो रेयरर होगा। इसमें कोई हमको अब डाउट है ही नहीं, ठीक है कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे पता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना है, अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये आई चाहे कुछ भी कर लो, ये आई अब तो मेरा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा। जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे घटना हो गई है TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हुई है। और ये तभी होता है जब मैं अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को उस बेचारे के क्रिटिकल से भी बढ़ा दूं। चलो एक बात तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक फोटो और, एक फोटो और, मान लो यही कंडीशन है और यही रहा नॉर्मल, ठीक है। और अब मैं यहां से लाइट की एंट्री ऐसे कराता हूं, सोच लाइट की एंट्री ऐसे कराई, ये कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो यहाँ पे आई है, और मैंने अब तुमसे कहा भाई ये तो श्योर है नीचे कौन है, डेंसर, ऊपर क्या है, रेडर, ये पूरी बात फिक्स है। अब जरा देखना, अगर लाइट मीडियम को क्रॉस करके उस पार गई है, अगर लाइट ने मीडियम को क्रॉस करके उस पार जाने का काम किया, इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस गया है ये पक्का क्रिटिकल से कम होगा, ये पक्का क्रिटिकल से कम होगा, ये फिक्स बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये फिक्स बात है भाई, सिंपल सी बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर होगा, सुन लो तीन ही बात तो हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर होगा लाइट पैरेलल टू द सरफेस। लाइट हमेशा डेंसर से रेडर लेके जा रहे हैं, इसलिए लाइट हमेशा नॉर्मल से दूर भाग रही है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा कर दूंगा, सुनो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा कर दूंगा क्रिटिकल से, लाइट भागी भागी अपने घर में आ जाएगी।
अगर मैं चाहता हूं कि लाइट हमेशा बाहर जाए सरफेस से, इसीलिए मुझे उस सरफेस पे लाइट को क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे टकराना पड़ेगा। सारा काम आएगा प्रिज्म के केस में कि तुम चाहोगे कि प्रिज्म के सरफेस से टकरा के लाइट बाहर न जा पाए, ये सोच लेना, बाहर न जा पाए ये सोच लेना, उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे टकरा दो, उधर जा ही नहीं पाएगा बाहर। तुम चाहते हो हमेशा बाहर चले जाए, तो तुम क्या करो, वहां पे लाइट जहां भेज रहे हो वहां उसको जाने दो और अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लो क्रिटिकल कितना है और क्रिटिकल से कम रखो। यही तुमको ग्रेजिंग इमरजेंस का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें ये सारी चीजें काम आती है। दिमाग हो सकता है अब हैंग करेगा, लेकिन तुम लोगों के पास इतना ज्यादा दिमाग है ना, उसमें से कुछ % हैंग भी करेगा तो कोई फर्क नहीं। इसलिए आइए चीजों को बढ़िया समझते हैं। अब मैं तुमको एक टारगेट देता हूं, देखो क्या करो। टारगेट क्या है? हम चाहते हैं, वी वॉन्ट, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वी वॉन्ट लाइट मस्ट इमर्ज फ्रॉम द सरफेस। कुछ नाम रख देंगे, पहले फोटो बना लेते हैं। ये एक फोटो बनाया, प्रिज्म है। अच्छा, अच्छा, क्या बनाए? नॉर्मल बनाए, नॉर्मल बनाया। क्या होगा? बस लाइट पहले तो अंदर जाने दो, लाइट अंदर जाने दो। अच्छा, थोड़ा एंगल का नाम रख लो भाई, इसका नाम R1, इसका नाम R1। एक नॉर्मल और बनाते हो तुम, कहते हो भाई एक नॉर्मल यहां भी तो बनेगा, एक नॉर्मल यहां बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया, तो ये एंगल जो तुम बनाते हो इसका नाम बोलते हो R2। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है, अब हम इसमें बहुत काम कर चुके हैं। अब क्या होगा, पहले सरफेस का मैंने कहा था नाम रख लेते हैं। चलो इसका नाम रखते हैं P, इसका नाम Q और ये रहा R। हम चाहते हैं कि लाइट ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम द सरफेस, और उसका नाम क्या रखना चाहते हैं? PQ। हम इस PQ से लाइट को हमेशा बाहर निकलना चाहते हैं, हम इस PQ से लाइट को हमेशा बाहर निकालना चाहते हैं, और उसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए ही चर्चा करना है कि उसके लिए क्या कंडीशन होगी। आप बताएं कि भाई लाइट को हमेशा अगर PQ से बाहर निकलना है तो क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी? सोचो, पहले फोटो बना लो, सोचो, सोचना पड़ेगा तब बात समझ में आएगी और तुमको मजा आ जाएगा, तब बात समझ में आएगी, तुमको मजा आ जाएगा। आराम से सोचो, आराम से सोचो कि तुम चाहते हो लाइट हमेशा, लाइट हमेशा इस PQ वाले सरफेस से इमर्ज करे, इमर्ज करे। अब देख, एक तो मेरा थॉट क्या कहता है, जो मेरा सोच है वो कहता है कि भाई अगर तू PQ पे जाएगा तो PQ के लिए जो इंसिडेंट रे है, PQ के लिए जो इंसिडेंट रे है वो तो देख, नाम दे दूं क्या इस रे का? चल, A, यहाँ पे इसका नाम दिया B, यहाँ पे इस रे का नाम दिया C। तो PQ के लिए इंसिडेंट रे कौन है? BC। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, PQ के लिए इंसिडेंट रे है BC। अच्छा, चलो इस PQ के लिए एक और बात, इस PQ के लिए जो इंसिडेंट एंगल है इस पे ध्यान देना, इस PQ के लिए जो इंसिडेंट एंगल है ये R2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंट रे का नाम BC। कौन है इंसिडेंट रे? ये रहा, ये रहा। बोलो इसका कलर चेंज कर देते हैं,
PQ के लिए इंसिडेंट रे ये है, ये है। थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए इसको। ये है, ये है BC। अच्छा, और इसके लिए इंसिडेंट एंगल, अरे ये रहा R2, इसके लिए इंसिडेंट एंगल R2, डन, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब, अब देखना मेरा थॉट क्या कहना चाह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। हम चाहते हैं, हम यहां पे हमारा टारगेट क्या है ये समझिए। हम चाहते हैं कि भाई जो लाइट है, लाइट किसी भी हाल में हमेशा बाहर चले जाए, हमेशा बाहर चले जाए। भाई बाहर चले जाए मतलब किसी भी हालत में लाइट में क्या हो, रिफ्रैक्शन हो। भैया रिफ्रैक्शन होता है तभी लाइट बाहर जाती है, हमेशा लाइट में रिफ्रैक्शन हो। इसका मतलब हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में TIR नहीं हो। उल्टा तो ये भी कह सकते हो, तुम चाहते हो किसी भी हालत में TIR नहीं हो। इसका मतलब चाहे तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो उसका है R2, उसको बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते जैसे तुम R2 को उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे लेके जाओ, वो मैक्सिमम वैल्यू भी, वो मैक्सिमम वैल्यू भी जो इसका क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल से कम ही हो, कम ही रहे, तभी लाइट बाहर जाएगी। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दोगे तब तो अंदर ही रह जाएगी। सोचो सोचो, तुम R2 को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते कितना भी बढ़ा दो, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब क्या लिख सकते हैं इसको कि भाई R2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, चाहे मैं पूरा बढ़ा के मैक्सिमम पे आ जाऊं, ये भी क्रिटिकल एंगल से कम ही होना चाहिए, तभी लाइट अंदर रहेगी। अरे उड़ गया क्या? अरे समझ में आया? अरे तुम लोग तो जीनियस हो, समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, यस सर नो सर, यस सर नो सर। कोई नो वाला नहीं है क्या? अरे नो है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, नो है तो बताइए, कोई समस्या नहीं है। चलिए ये बात आप समझ, देखो रफ कॉपी सामने खोल के रखो, रफ कॉपी सामने खोल के रखो। आओ चर्चा चालू है, चर्चा चालू है। आज पढ़ थोड़ी रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं फालतू, आराम से, छुट्टी है आज, चर्चा चालू है, सुनिएगा ध्यान से। भाई चर्चा में एक बात तो तय हो गई कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, अपनी ग्राफ कॉपी में लिखना कि मुझे भाई R2 की मैक्सिमम वैल्यू को थीटा सी से ज्यादा होने ही नहीं देना है, चाहे पर्दे आ जाए। ओके, खिड़की खोलनी ही नहीं है, खिड़की खोलनी ही नहीं है, जाने ही नहीं देना है, तब की कंडीशन अलग होगी। और हमेशा जाने देना है, उसकी कंडीशन अलग होगी। अब अभी टारगेट क्या है? हमेशा जाने दो, हमेशा जाने दो। अच्छा ठीक है भाई, ओके सुनो। अब तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो कि भाई R1 और R2 दोनों जुड़ के चाहे कुछ भी कर ले, A से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब उल्टा लिखो अलग स्टाइल से, तुम चाहते हो R2 को मैक्स करना, तुमने यहाँ R2 को, ये R2 है, तुमने इसको यहाँ, अरे रे रे रे, कुछ तो ये पेन अपने मन से भी पढ़ाने लगता है। इसको समझाता हूँ कि तू भूल जाता है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, तू बस हेल्प कर रहा है, लेकिन ये कभी कभी भाई साहब खुद ही कुछ कुछ लिख देते हैं। आइए, अब ये R2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर तुम सोच, तुमने कर दिया इसको मैक्सिमम, अब इस R1 को अपने आप मिनिमम होना पड़ेगा, और चाहे कुछ भी हो इनका सम तो A ही होगा, इनका सम तो A ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात खत्म नहीं हुई। R1 की मिनिमम वैल्यू, R1 की मिनिमम वैल्यू, R1 की मिनिमम वैल्यू कितनी है? अगर कोई बता दे तो मुझे आ जाएगा। कितनी पॉसिबल है R1 की मिनिमम वैल्यू? R1 की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है?
R1 की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? R1 की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? R1 की कितनी पॉसिबल है मिनिमम वैल्यू? R1 की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? मैं रुकूंगा, आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक नहीं बताओगे। R1 की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? बिल्कुल श्रेया ने सही कहा, 0। PR नंदनी 0। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? साब्यसाची 0। ये बात जो तो सब लोग आ गए अब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम पढ़ चुके हैं मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 हो सकती है। कहाँ गया? ये रहा, देखो इसलिए तो पढ़ाया था, इसीलिए पहले पढ़ाया था कि भैया काम आने वाला है। R1 की मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है, इसको तुम कह सकते हो R1 की मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। आ जाओ वापस चलो उस जगह पे। जैसे ही, अरे कहाँ चला गया भाई? भाई आजा आजा, ये ले। R1 की मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है, ये 0 होगा। सोच, तो मजबूरी है R2 मैक्स की कि R2 मैक्स को ही A के बराबर होना पड़ेगा। तो R2 मैक्स को ही A के बराबर होना पड़ेगा। ये कितनी अच्छी बात हो गई। R2 मैक्स को ही A के बराबर होना पड़ेगा। अब वापस आओ, वापस आओ, हम अपने टारगेट पे आ जाते हैं। हमारा टारगेट क्या था? हम क्या चाह रहे थे? हम चाहते हैं कि भाई लाइट हमेशा हमेशा पी क्यू से बाहर जाए। बाहर जाए माने इमर्ज आउट हो जाए। उसके लिए हमने एक जुगाड़ समझ लिया था कि मेरा R2 का जो मैक्स वैल्यू है, मैं कुछ भी कर लूं, क्रिटिकल से ज्यादा नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। और R2 की मैक्सिमम वैल्यू हमने प्रूफ कर ली है, A है। मतलब चाहे कुछ भी हो, ए कौन है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हारा किसी भी हालत में क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा नहीं हुआ, इसका मतलब लाइट हमेशा बाहर जाएगी, हमेशा इमर्ज आउट होगी। अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। एक तो ये अच्छा है, और ये तो सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। याद रहे, फायदा होगा, फायदा होगा, फायदा होगा। क्या 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 याद रहे? कॉपी में लिख सकते हो, लिखो, कॉपी में लिखो, लिखो लिखो लिखो, सब लोग लिखो भाई, लिखो। जब 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 एंगल ऑफ प्रिज्म, जब जब एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से कम होगा, जब जब एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से कम होगा, लाइट लाइट अपोजिट फेस से, लाइट अपोजिट फेस से हमेशा, लाइट अपोजिट फेस से हमेशा इमर्ज आउट होगी। लाइट अपोजिट फेस से हमेशा इमर्ज आउट होगी, इमर्ज आउट होगी। हमेशा, हमेशा इमर्ज आउट होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, ये डिस्पर्सन बार बार आ रहा है भाई, अभी तेरा नंबर नहीं आएगा लग रहा है, तू आराम कर, आराम कर। चलो, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, उस कॉन्सेप्ट में एक और बात समझना चाहते हैं। आ जाओ, फिर से थोड़ा चर्चा चालू है, चर्चा चालू है। चलो, ये सब ऐसे टॉपिक है ना जो हम याद करके काम चलाते थे। हम मने आप, मैं तो देखो नहीं करता हूं। अभी समझ के जाइए, अच्छे से समझिए। अब क्या है मामला? पहले तो वही काम, फोटो फोटो खेलने का काम, वही फोटो फोटो, ठीक है, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब वही नॉर्मल की दुनिया, एक बार नॉर्मल तेरे घर, एक बार नॉर्मल उसके घर, ले भैया बन गया नॉर्मल। ऐसी कंडीशन हो रही है, बढ़िया फोटो बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आओ थोड़ा और काम कर ले। इस प्राणी को सब पहचानते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो पकड़ाता है वही एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हर कोई पहचानता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अंदर जाने दो, ये है R1। उधर जाने दो, उधर का एंगल ऑफ, ये है R2। निकल गया, ये है इमरजेंट एंगल। सब जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ कहीं से भी नहीं है। लाइट गई, निकल गई, बढ़िया, फोटो बन के रेडी है। अब समझो ध्यान से। अब सोचना, जो एंगल आई है, फोटो देखते रहो, जो एंगल आई है, कोई तुमसे पूछे कि आई की रेंज क्या होगी, अब तुरंत बताओगे आई की रेंज क्या होगी। मतलब तुमसे पूछ रहा है आई मिनिमम बताओ, फिर तुमसे पूछ रहा है आई मैक्सिमम बताओ। अब तुम तुरंत बोलोगे बताओ रेंज लिखो, आई की रेंज लिखो, आई की रेंज लिखो कॉमा देके, मिनिमम कॉमा मैक्सिमम लिख के बताओ। मिनिमम कॉमा मैक्सिमम लिख के बताइए, मिनिमम कॉमा मैक्सिमम लिख के बताइए। मिनिमम कॉमा मैक्सिमम, मिनिमम कॉमा मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम भी तो है, हाँ बिल्कुल, 0,90, एकदम सही, एकदम सही, सब लोग सही, बिल्कुल सही, जीनियस लोग। आई मिनिमम दोस्तों 0, आई मैक्सिमम दोस्तों 90। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब क्या सोच सकता हूं, अब क्या सोच सकता हूं, अब मैं सोच सकता हूं इसका नाम। देख, माना ये जो सरफेस बन के दिख रहा है आपको, इसका नाम डाल दो सरफेस नंबर S और इसका नाम डाल दो T। आओ समझते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सरफेस नंबर ST की, कुछ ऐसी नाम रखा है, उसमें कोई तूफान नहीं है। सरफेस ST की लगाना क्या चाह रहा हूं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाना चाह रहा हूं, स्नेल्स लॉ लगाना चाह रहा हूं सरफेस नंबर ST पे। फोटो दिखा देता हूं, ये रहा ST, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। बाहर का म्यू बाहर का एंगल, अंदर का म्यू अंदर का एंगल, फटाक से मजा आ गया। बाहर का म्यू 1 है, बाहर का एंगल भैया साइन आई, अंदर का म्यू म्यू है, अंदर का एंगल साइन R1, साइन R1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब देखना, यहां से एक बात गौर करो, यहां से एक बात गौर करो। क्या है वो बात, क्या है वो बात, अगर मैंने एंगल आई को बढ़ाया, इसके लिए जो एंगल R1 है उसको भी बढ़ना पड़ेगा। सोचो, अगर मैंने एंगल आई को कम किया तो हमारा एंगल R1 भी कम होगा। ये कैसे पता चला भाई, देख के पता लग रहा है, देखो देख के पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है कि आई पूरी तरीके से R1 पे डिपेंड है, आई पूरी तरीके से R1 पे डिपेंड है। मतलब हमारा दोनों में एक दूसरे में कनेक्शन है, I1 का कनेक्शन R1 से है, R1 का कनेक्शन I से है। और हमारे हाथ में तो, हमारे हाथ में तो एक बात जो क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो R1 है इसकी जो मैं मिनिमम वैल्यू लूंगा, और दूसरा मेरे पास एक और कंडीशन है, जो मैं R1 लूंगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू लूंगा। अभी सीख के आया हूं भाई, एक में तो कोई डाउट ही नहीं है कि R1 की मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री। अब मैं तुमको थोड़ा टेंशन दूंगा जब मैं तुमसे R1 की मैक्सिमम वैल्यू पूछूंगा। R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कौन कौन बताएगा। R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ये दिमाग लगा के बताना, दिमाग लगा के बताना। R1 की मैक्सिमम वैल्यू, R1 की मैक्सिमम वैल्यू, हाँ R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल है। सोचो, क्रिटिकल एंगल है, सोचो
थीटा सी है, थीटा सी है। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से। R1 की मैक्सिमम वैल्यू थीटा सी है, R1 की मैक्सिमम वैल्यू थीटा सी है, R1 की मैक्सिमम वैल्यू थीटा सी है। अभी करा के लाया था, अभी करा के लाया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जब मैंने सोचो मैक्सिमम वैल्यू R1 मैक्सिमम कब होगा, R1 मैक्सिमम कब होगा, जब I 90 पे जाए। I को मैक्सिमम करोगे R1 मैक्स होगा, तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू थीटा सी होगी ना भैया। देखो ना फोटो, अरे नहीं समझ में आया क्या? R1 की मैक्सिमम वैल्यू थीटा सी, थीटा सी, थीटा सी। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया क्या? भाई देख, भाई देख, आई मैक्स कब होगा, जब 90 होगा। और भाई जब आई मैक्स 90 था तो R1 थीटा सी हो रहा है ना। देखो ना फोटो, देखो ना फोटो, पूरा I और R1 रिलेटेड है। यानी कि I को तुमने मैक्स किया है, I मैक्स जब 90 होगा तब R1 अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल है स्नेल्स लॉ से। तो I जैसे ही मैक्स होगा तो R1 उस समय मैक्स होगा, और R1 की जो मैक्स वैल्यू हो रही है वो थीटा सी है। यही तो लॉजिक बताना चाह रहा था। समझ में आ गया तो एस टाइप करिए, समझ में आ गया तो एस टाइप करिए। इसीलिए इतनी कुछ बता के बातें आगे बढ़ रहा हूं भाई, भाई भाई बाउंसर न कर लेना। बढ़िया समझो, बढ़िया बढ़िया समझो। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हो कि जब मैं R1 की मैक्सिमम पे जाऊंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, I को मैक्स करना पड़ेगा। और I मैक्स होता है 90 पे, I मैक्स होता है 90 पे। तो उस समय में ये कब आई बात, ये बात आई जब I मैक्स आया, और I मैक्स आ गया 90 डिग्री पे, I मैक्स 90 डिग्री पे। मुझे तुम पे इतना भरोसा है ना, मुझे तुम पे इतना भरोसा है कि तुम इसको 2 दिन बाद भूल जाओगे, इतना कॉन्फिडेंस है मेरा। इसलिए मैं स्लाइड का नाम लिख रहा हूं, स्लाइड नंबर 56, स्लाइड नंबर 56। लेकिन अगर मान लो स्लाइड नंबर बदल गया तो, अभी बीच में कोई दूसरा स्लाइड आ गया तो, इसीलिए भाई तू अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। ये भूल जाओगे तुम, मैं जानता हूं ये भूल जाओगे। तो मैं आगाह कर देता हूं कि भाई देख, भूलना मत। अब कोई बोल के थोड़ी भूलता है, लेकिन आप इसको ऐसे लिखिएगा कि आपको आज ही तैयार करना है, इसको आज ही तैयार करना, पूरा समय लेना, आज बढ़िया तैयार करना, कोई गड़बड़ी मत करना। बिल्कुल आज का तुम्हारा टारगेट प्रिज्म तैयार होना चाहिए, बस जीवन का एक ही उद्देश्य। चलो आई मैक्स, आई मैक्स बढ़िया समझ गए, आई मैक्स 90 होगा, R1 अपने मैक्सिमम पे होगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ से देख लीजिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आई मैक्स को 90 करूंगा, R1 मैक्सिमम होगा, और R1 का मैक्सिमम मतलब क्रिटिकल एंगल होता है, खत्म। R1 का मैक्सिमम मतलब क्रिटिकल एंगल होता है, लिख लो ना, ये भी तो बोलने लिखने वाली बात है। R1 का मैक्सिमम मतलब क्रिटिकल एंगल होता है, R1 का मैक्सिमम मतलब क्रिटिकल एंगल होता है, हो गई बात। और R1 का मिनिमम तो 0 होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहां से नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात को सुनना, जो मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं चाहूंगा, अब मेरा मन थोड़ा बदल गया, अब मैं चाहता हूं कि लाइट को बाहर जाने ही ना दूं। अब मैं चाहता हूं नो इमरजेंस। अब मेरा ये टारगेट है, बाहर बहुत चले गए, अब मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, अब मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, अब मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ पे एक ब्रेन बढ़िया यूज जो करेगा ना वो सीखेगा। सोच शानदार यहाँ चाहिए, किसी को बाहर नहीं जाने देना है, गेट बंद रखना है। अब यहाँ तो ऐसा जुगाड़ नहीं गेट है बढ़िया बंद कर दो, तुम चाहते हो कि नहीं जाए, नो इमरजेंस हो। अब इसके लिए सोच अच्छी रहेगी तो मजा आएगा तुमको। तो सोच, इमरजेंस के लिए, इमरजेंस के लिए इमरजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, मैं पूछता हूं, बताना। इमरजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, आंसर देख रहा हूं मैं, R1 या R2, सोच।
इमरजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा रे होगा, R1 होगा, कौन सा एंगल होगा, R2। बहुत बढ़िया, ये तो तुमने जो किया है ना मजा ही दिला दिया। R2 धड़ से आंसर दे दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। R2 रिस्पॉन्सिबल है भाई, R2 रिस्पॉन्सिबल है। अब देख मजेदार बात भाई, पहले तो फोटो बना लेते हैं। फोटो मुझे तो देख फोटो बनाने में ऐसा कोई नहीं है दिक्कत, फोटो बनाने में मैं जानता हूँ ना, ये फोटो देखने में लगता है लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ये इतनी बात सिखाएगा, जितनी बार बनाओगे उतनी बार सिखाएगा। और इसको जाने दो, पहले इसको जाने दो, एक नॉर्मल यहाँ बन जाने दो। ग्रीन से हमने नॉर्मल ही क्या है फिक्स कर लिया पहले ही, तो लफड़ा ही नहीं। अब देखिए मजे से, तो मैं क्यों पूरी दुनिया से मतलब रखूं, मेरा तो टारगेट अब तो मुझे याद है, ये वाला R1 होगा और ये वाला होगा R2, तो सिर्फ R2 पे फोकस करते हैं ना, सिर्फ R2 पे फोकस करते हैं। इसका नाम दे दो PQ। भाई PQ सरफेस पे R2 की सारी कहानी है। अब हम चाहते हैं बाहर नहीं जाने देना है, ये समझ लो। अब इसको बाहर नहीं जाने देना है, बाहर जाने ही नहीं देना है, पकड़ के रखो, लेकिन माइंड से, मैथ्स के हेल्प से पकड़ के रखो। भाई देख, अब सुनना मेरी बात को, प्यार से सुनो बात को भाई। R2 पे सारा खेल है भाई, अगर R2 क्रिटिकल पे गया तब तो सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, जिसको ग्रेजिंग इमरजेंस टाइप की नोटंकी से लोग पढ़ते हैं। हटाओ सब बात। अब तू बता, मुझे बाहर नहीं जाने देना है, मतलब मुझे TIR करा देना है, मुझे TIR करा देना है। TIR कराने के लिए मैं जो एंगल को लेके जाऊंगा, जो मेरा क्रिटिकल एंगल, समझना, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मेरे सेंटेंस को कान खोल के सुनिए, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस PQ पे जाएगा, उसकी जो कम से कम वैल्यू भी हो, वो भी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए, वो भी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए। उड़ गया, इसलिए लिखूंगा, सुनना, मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस का आज नाम क्या है, R2। सुनिएगा, किसकी बात हो रही है, PQ के लिए। तो मतलब मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम उसका एंगल R2 है, किसके लिए, तो 4PQ के लिए। बिल्कुल आप इससे एग्री करते होंगे। इसकी जो कम से कम वैल्यू हो, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही रहे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही रहे, ज्यादा ही रहे, कम से कम वैल्यू भी क्रिटिकल से ज्यादा रहे, कम से कम वैल्यू भी क्रिटिकल से ज्यादा रहे, कम से कम वैल्यू भी क्रिटिकल से ज्यादा रहे। बिल्कुल दो पड़ोसी की तरह बात होती है कि भाई मेरा तो कम से कम खर्चा भी तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। ये बात एकदम से अंदर ही रखो, एकदम कंट्रोल में रखना है किसी को, तो तुम्हारा जो कम से कम खर्चा भी हो वो उसके ज्यादा से ज्यादा के बराबर हो। तो भैया R2 की कम से कम वैल्यू भी क्रिटिकल से ज्यादा हो, मजा आ जाएगा, इसको मैथमेटिकली लिखना सीख जाओगे तो। ये रहा R2, इस R2 की मिनिमम वैल्यू का मतलब कम से कम वैल्यू भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, कम से कम भी अगर ज्यादा हो गया तो इसके अलावा जो भी है ठीक है, क्या दिक्कत है, अंदर ही रहेगा। तो भाई अंदर रहेगा तो भाई कैसा दिखेगा, भाई ऐसा दिखेगा, क्या दिक्कत है आपको, बनाता हूँ फोटो, बनाता हूँ, देखिए देखिए कैसे है। ये जाने दो, ये जाने दो, क्या बनाओगे, नॉर्मल, ये तुमने नॉर्मल बना लिया, ठीक है भाई, नॉर्मल बना लिया। लाइट जाएगी बढ़िया, इधर जाएगी, इधर जाएगी, एक नॉर्मल इधर भी बनेगा, एक नॉर्मल इधर भी बनेगा, बन जाने दो, ये बन गया नॉर्मल। अच्छा, अब लाइट बाहर नहीं निकलनी चाहिए, मतलब कहाँ रहनी चाहिए, अंदर ही, ये रह गई अंदर, ये रह गई अंदर, ये रह गई अंदर, ये रह गई अंदर। और ये जो एंगल बना है यही तुम्हारा R2 था,
और इस R2 की कम से कम वैल्यू भी होगी ना, जो भी कम से कम वैल्यू होगी, कम से कम वैल्यू भी क्रिटिकल से ज्यादा रहे तो होता है TIR, तो होता है TIR। इसमें कुछ मैथ्स और हो सकता है क्या? गौर से देखो भाई, मुझे तो ये सीखा मैंने कि मैं R2 का जो मिनिमम लेके आऊंगा वो भी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा। गजब मजा है। अब मैं सीख क्या आया हूं, R2 का मिनिमम, R2 का मिनिमम, R2 का मिनिमम ये कितना लिखूंगा, एंगल ऑफ प्रिज्म की हेल्प से लिखना चाहता हूं। R2 का मिनिमम कितना लिखूंगा, R2 का मिनिमम कितना लिखूंगा? सिखाऊं क्या? देख सिखाता हूं। एक एक स्लाइड इसमें डालता हूं और आपको सिखाता हूं। ये देख, बस हो गया, 5 मिनट और बढ़िया सुन लोगे तो मजा आ जाएगा। सुनो, देख, अब मैंने सुनना फिर से एक बार जो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देख, ए बराबर क्या होता है, R1 के साथ R2 जोड़ने से ए आता है। इसमें अब किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, सब जानते हैं, बढ़िया है। अब हम ये भी जानते हैं कि जब मैं R1 को मिनिमम करूंगा, इसका सीधा मतलब है कि R2 को होना पड़ेगा कितना, मैक्सिमम। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, मैं तुम सब मानते हैं इस बात को। ओके डन, नो प्रॉब्लम। अब चलो दो बात और करते हैं। यहां से सोच, मेरे पास कंडीशन ये है कि मैं अगर यहां से R2 लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, A माइनस R1, बिल्कुल सिंपल है, A माइनस R1। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसमें दो बातें, मात्र दो बातें, और यही सब सिखा देगा। तुम R2 को मैक्स लिखना चाहते हो और एक केस में तुम R2 को मिनिमम लिखना चाहते हो। बराबर करो, बराबर करो, बढ़िया लिखो। मैं लिख रहा हूं, एग्री करना तो बताना। भाई अब R2 मैक्सिमम है तो R1 को अपने आप मिनिमम होना पड़ेगा, तो R1 को मिनिमम होना पड़ा। और यहाँ की कहानी समझिए, यहाँ R2 मिनिमम है तो R1 को अपने आप मैक्सिमम होना पड़ेगा। दिमाग यहीं पे रखना मेरे साथ साथ। अब दिमाग लगाओ, ए से कोई समस्या नहीं है और R1 की मिनिमम वैल्यू तुम जानते हो 0 होता है। R1 की मिनिमम वैल्यू 0 है तो R2 मैक्स कितना आ गया एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में, a माइनस 0, यानी कि a। समझ रहे हैं, R2 मैक्स की वैल्यू a माइनस 0 लिख सकते हैं। अब यहां वाले लाइन पे बिल्कुल अटेंशन के साथ, R1 मैक्स की वैल्यू आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल होता है, तो ये a माइनस थीटा सी होगा। और यही अभी अपने को काम आने वाला है, यही अभी अपने को काम आने वाला है और इसी को हम वहां लिखना चाहते हैं। तो एक बहुत सुंदर रिजल्ट सीख लेंगे कि भाई अब मुझे R2 मिनिमम लिखना है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, तो मैं वहां पे लिख सकता हूं a माइनस थीटा सी। अब चलो यहाँ a माइनस थीटा सी, अब आ गया R2 मिनिमम। आप इस R2 मिनिमम के जगह पुट करो a माइनस थीटा सी, और ये ज्यादा होगा किससे, थीटा सी से। बहुत बढ़िया, यहां से a की वैल्यू निकालो, थीटा सी उधर लेके चले जाओ, ये क्या आ गया 2 थीटा सी, ये a आ गया 2 थीटा सी। ये एक रिजल्ट की तरह बच्चों को याद रहता है, आप इसको एक रिजल्ट की तरह याद रखें। क्या याद रखें कि भाई आप चाहते हो नो इमरजेंस, आप चाहते हो नो इमरजेंस, तो इसकी शर्त समझिए। नो इमरजेंस कंडीशन क्या होती है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ये ज्यादा हो जाए किससे, 2 थीटा सी से, 2 थीटा सी से, 2 थीटा सी से। ये है नो इमरजेंस कंडीशन और ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बोलो, समझ में आया तो वाई टाइप करें, समझ में आया तो वाई टाइप करें। बिल्कुल। अब चलो एक जेई एडवांस का सवाल कराता हूं, देख उसने क्या दिमाग लगा लिया। अब कैसे समझाता हूं पहले कि क्या होता है। अभी जो मैंने लिखा है ना, इसको याद रखना, किताब में लिखा होता है। पागलों की तरह पहले उल्टा पुल्टा लिखते हैं, उसके बाद से फिर ये कहानी लिख देते हैं, फिर किसी तरीके से ड्राइव करके बढ़िया बात।
जे एडवांस में यही पूछा गया, लेकिन उसने ना दिमाग लगा के पूछा। उसने जो पूछा उसको शॉर्ट में अगर तुमसे बता दूं तो उसने क्या पूछा था, जेई में क्या पूछा था। अब उस सवाल को अब लैंग्वेज पे नहीं जाते हैं, मैं तुमको बस कहता हूं अब तुम कर दोगे क्योंकि तुमने ड्राइव किया है। जो कॉसेक a/2 होता है उसका म्यू के साथ रिलेशन बोल के नो इमरजेंस पूछा था। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वहां से पूछा हुआ था कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। और कंडीशन फॉर नो इमरजेंस में कॉसेक a/2 का म्यू के साथ रिलेशन बनाया था। बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ये वाला रिलेशन सही है। अब चूंकि तुमको मैंने सारा ड्राइव कराया है, तो आप इसको सही प्रूफ कीजिए पहले। ये कैसे ये बात जो मैंने बोली है ये सही है, ये सही है क्या, ये आप चेक करिए। हो सकता है गलत भी हो, आप चेक करिए। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, क्या क्या कॉसेक a/2 के साथ ये म्यू का रिलेशन जो मैंने लिखा है कि कॉसेक a/2 म्यू से कम होना चाहिए, ये आप इसको चेक करिए कि क्या ये सही है क्या। पहले कॉपी में लिख लो, कॉसेक a/2 लेस देन म्यू, कॉपी में लिख लो। चलिए समझते हैं, मेरे साथ समझो, मेरे साथ समझो। बताओ, मान लो एक तरफ 7 है और एक तरफ 3 है, इसमें ज्यादा कौन है? 7। ऐसे ही सिखा रहा हूँ मैथ्स, आप तो जीनियस है लेकिन जरूरत कर रहा हूँ कुछ कहने की। 7 और 3 है, एरो पे ध्यान दो, जो तुमने ये तीर बनाया ना इस पे ध्यान दो, 7 ज्यादा है 3 से। अब चलो रेसिप्रोकल लेते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। जैसे 7 का रेसिप्रोकल लिया 1/7, और 3 का रेसिप्रोकल लिया कितना बन गया 1/3। अब सोच ज्यादा कौन है, अब तो 1/3 ज्यादा हो गया ना। तो भाई एक छोटी सी बात है बच्चों वाली जो सबको पता है कि रेसिप्रोकल लेने से एरो जो होता है ये पलट जाता है। ये मान रहे हो ना भाई, ये मान रहे हो ना? मान रहे हो तो यस टाइप करो, मान रहे हो तो यस टाइप करो। रेसिप्रोकल लेने से एरो बदलता है, रेसिप्रोकल लेने से एरो बदलता है, बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे गाली खाएंगे। अच्छा ठीक है, ऐसे ही एक्स्ट्रा बात कर गए, ऐसे ही मोट एक्स्ट्रा। अब काम की बात क्या है, काम की बात समझिएगा। अब आता हूं मैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आपने अभी मैंने कहा था कि ये रिलेशन हमने अभी ड्राइव कर लिया है a>2θc। ये आपको याद था, ये आपको याद है कि ये कंडीशन है नो इमरजेंस की, नो इमरजेंस की कंडीशन है। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो, a/2 कट जाओ उधर और ये हो जाएगा θc। दोनों तरफ साइन लीजिए, दोनों तरफ साइन लीजिए। साइन a/2 बड़ा हो जाएगा किससे? साइन θc से, हमने लिखा है। अब कर दो इनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल करो, देख साइन a/2 का रेसिप्रोकल 1/sin a/2, जिसको तुम क्या बोल सकते हो? कॉसेक। साइन का और रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक a/2। और ये एरो बदल जाएगा, सोच बदल गया। और ये साइन θc, साइन θc। अरे भैया, अरे भैया, साइन θc को, साइन θc को, साइन θc को तुम तो क्या लिख सकते हो? 1/μ। अरे भूल गया क्या? साइन θc को तुम लिख सकते हो 1/μ।
1/μ। अब इसका रेसिप्रोकल चलेगा तो ये यहाँ आ जाएगा म्यू। अरे उड़ गया क्या, ये उड़ गया क्या। साइन थीटा सी को 1/μ लिखते हैं। ये समझ में आया क्या, ये क्रिटिकल एंगल का बच्चों वाला डेफिनेशन। सब कुछ जीवन में ठीक ठाक चले, साइन थीटा सी 1/μ। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। यस सर, यस सर, यस सर। यही था जेई का सवाल, यही था जेई एडवांस का सवाल। आप देखिए कितनी अच्छी बात है, तरीके से क्या बच्चे क्या याद करते हैं, कहां से कहां ऐसे मोड़ के। और छोटी सी बात लेकिन बढ़िया बात, सीखने वाली बात। आप इसको अभी हमने नो इमरजेंस, इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस, इन सब पे बातें कर ली। अब एक टॉपिक रह गया, थोड़ा सा रहने दिया हमने, कोई बात नहीं है। एक क्लास और लगेगी, वो भी ऑनलाइन ही चलेगी, जिस दिन भी चलनी होगी। कोशिश करूंगा क्योंकि पढ़ाना भी है उसमें। तो अब देखना क्या बचा हुआ है, फोटो दिखा देता हूं। देख, एक तो डिस्पर्सन आपको समझाना है, उसके बाद से डिस्पर्सन के बाद एंगुलर डिस्पर्सन समझाना है, एंगल पे चीजें ऐसी जाती है। उसके बाद डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन का मतलब होता है एंगल से मतलब डेविएट होना, और डिस्पर्सन का मतलब होता है कलर में टूटना। ये डेविएशन है विदाउट डिस्पर्सन। विदाउट डिस्पर्सन माने डिस्पर्सन नहीं चाहिए। डिस्पर्सन का मतलब होता है कलर में टूटना। हाँ, ये कह रहा है भाई पाथ से तो डेविएट कर जाए लेकिन कलर में ना टूटे। व्हाइट लाइट जाए, व्हाइट लाइट निकले, ये कहलाता है हमारा कंडीशन जिसमें कि डिस्पर्सन नहीं हो रहा। अब दूसरी कंडीशन होती है जिसमें डिस्पर्सन होता है लेकिन डेविएशन नहीं होता, मतलब बाहर भी 7 कलर में टूटते हैं लेकिन पैरेलल टू व्हाइट लाइट जाते हैं। ये दो कंडीशन इसकी होती है। उसके बाद से कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं और ये खत्म हो जाता है। आज का टारगेट, अभी वाले लेक्चर को अच्छे से तैयार करिए। अब देखो इसमें क्या था, मेरी प्लानिंग थी कि नो इमरजेंस लास्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने पहले पढ़ा दिया, मुझे पता था ये पकाएगा आपको, इसलिए पहले पढ़ा दिया आपको। ठीक है, दैट्स ऑल। बढ़िया है, मजे कीजिए, आराम कीजिए। थैंक यू।